Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is typhoid fever. So आज हम जानते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज करता है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई और पैराटाइफाई ए, बी और सी। और ये जो है वो इन्फेक्ट करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को। और ये उन कंट्रीज़ या एरियाज़ में इसके चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं जहाँ पुअर हाइजीनिक कंडीशन होती है या वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़ जो होती है वो पुअर होती है। और ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो हाइजीनिक कंडीशन उनकी मेंटेन नहीं रहती है, तो इस वजह से बच्चों में टाइफाइड फीवर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहले जो होती है ओरल ट्रांसमिशन वाया कंटामिनेटेड फूड और बेवरेजेस, यानी कि आप कोई ऐसा खाना खा लें या कोई ड्रिंक या पानी जैसे पी लें जिसमें ये बैक्टीरिया मौजूद हो, या फिर आपने कंटामिनेटेड टॉयलेट यूज़ किया उसके बाद आपने सही से वॉशिंग ना की हो, हैंड वॉश ना की, तो उससे भी ट्रांसमिशन इसका हो सकता है हैंड टू माउथ। और फीकर ओरल ट्रांसमिशन रूट से भी हो सकता है, या फिर आपने सीवेज पॉल्यूटेड एरिया से आपने शेल फिश ली हो तो उससे भी आपको हो सकता है टाइफाइड फीवर। यानी कि टाइफाइड फीवर में आपको हाइजेनिक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें इरेगुलर फीवर होता है, यानी कि फ़ीवर बढ़ता है, कम होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर नहीं रहता। और नोज़िया वॉमिटिंग की कंडीशन होगी, यानी कि भूख नहीं लगेगी, बार बार वॉमिटिंग आएगी और एब्डोमेन में पेन होगा, स्टमक पेन होगा, मसल पेन होगा, वीकनेस फील करेगा, हेडेक होगा। और इसके अलावा डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, कफ हो सकती है, रैशेस आ सकते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और होल्स हो सकते हैं, यानी कि ये जो है वो इंटेस्टाइन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो फिर उससे इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी कि होल्स बन सकते हैं आपके इंटेस्टाइन पर। और डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, यानी कि एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकती है, ये बहुत रेयर होती है। और अदर लेस कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो होती है, मायोकार्डाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल, और एंडोकार्डाइटिस, ये जो हार्ट चैम्बर्स की या वेल्व्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकती है, इन्फेक्शन इन द लंग्स, और पेंक्रियाटाइटिस डैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियास हो सकती है, या किडनी या ब्लैडर इन्फेक्शंस हो सकता है, और मेनिंजाइटिस हो सकता है। अब अगर टाइफाइड फीवर को ट्रीट ना किया जाए तो अनट्रीटेड टाइफाइड फीवर जो है वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स में भी ये प्रोग्रेस हो सकता है, जैसे कि डेलीरियम, हेलुसिनेशन, यानी कि चेहरे दिखाई देना या आवाज़ें आना अजीब सी, इंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, बॉवल परफोरेशन हो सकती है, और डेथ भी हो सकती है 1 महीने के अंदर। अब इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो सबसे पहले कल्चर टेस्ट किया जाता है, ब्लड का भी कल्चर किया जाता है, बोन मैरो या स्टूल कल्चर किया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं है। और इसके अलावा कुछ नॉन स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री स्टडीज़ में, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस में देखा जाता है जो CBC होता है वो एनेमिक होता है पेशेंट, और उसका जो WBC होता है वो बड़ा होता है, और ESR एलिवेटेड ESR होता है, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन होती है, और एलिवेटेड PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि जो आपकी बॉडी को ज़्यादा टाइम लग रहा होता है ब्लड क्लॉट बनाने में। और लिवर ट्रांसअमाइनेज और सीरम बिलीरुबिन, ये इनके जो लेवल्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं। नाउ ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स से हम ट्रीट कर सकते हैं टाइफाइड फीवर को। सिप्रोफ्लॉक्सासिन से भी कर सकते हैं, लीवोफ्लॉक्सासिन भी दी जाती है, ऑफ्लॉक्सासिन भी, और सेफ्ट्रैक्सोन, सिफोटेक्सिम और सेफेक्सिम भी दी जाती है, और एजिथ्रोमाइसिन भी यूज़ की जाती है, कार्बापेनेम्स भी दिए जाते हैं। तो डॉक्टर सारी सिम्टम्स वगैरह देखकर डिसाइड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। और अगर सीवियर टाइफाइड है तो फिर स्टेरॉइड्स लाइक डेक्सामेथासोन भी प्रिस्क्राइब की जाती है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ टाइफाइड, तो सबसे पहले जो इसकी प्रिवेंशन में आ जाता है वो वॉश योर हैंड्स, यानी कि अच्छे से हैंड वॉश करने चाहिए ताकि दूसरे भी इन्फेक्ट ना हो। और बॉयल वाटर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करेंगे तो उसमें भी साल्मोनेला टाइफाइड अगर प्रेजेंट हुआ तो फिर टाइफाइड फीवर हो सकता है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन करके यूज़ करना चाहिए। और अगर आप बीमार हैं तो फिर दूसरों के लिए खाना भी ना बनाएं, क्योंकि दूसरे भी इन्फेक्ट हो सकते हैं इससे।
और टॉयलेट यूज़ करने के बाद आपको अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए और वैक्सीनेशन भी करनी चाहिए। अब वैक्सीन की बात करें तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको टाइफाइड वैक्सीन लगानी चाहिए और कब लगानी चाहिए। तो ट्रैवलर्स होते हैं, उनमें वो जो ट्रैवल करते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पर टाइफाइड जो होता है वो कॉमन होता है, तो उनको भी वैक्सीनेशन ज़रूर लगानी चाहिए। और पीपल इन क्लोज कांटेक्ट विद टाइफाइड कैरियर, जिनको टाइफाइड हो उनसे अगर आप क्लोज हैं तो आपको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। या फिर लेबॉर्ट्री वर्कर्स जो कि सल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया के साथ वर्क करते हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइफाइड फीवर। आई होप यू लाइक इट। सो काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।